सुधा अपनी पड़ोसन रमा से बात करते हुए बोलती है। वैसे रमा तूने बताया ही नहीं, तेरी बहू कैसी है? मैंने सुना है काफी अच्छी बहू है। तेरे घर का सारा काम करती है वो, संस्कारी भी है और दिखने में सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है। ऐसी बहू है तेरी। तू तो बहुत किस्मत वाली है। मैं आ नहीं पाई तेरे बेटे की शादी में, लेकिन मुझे अच्छा लगा जानकर कि तेरी बहू इतनी अच्छी है। बिल्कुल सच कह रही है सुधा तू। मेरी बहू तो बिल्कुल गाय है, गाय। जो कह दो उसे, वो तो उसे पत्थर की लकीर मान जाती है। वैसे 1 महीने हुआ है उसे आए हुए, लेकिन आज तक मेरी किसी बात को उसने टाला नहीं है। मैं हमेशा जो कहती हूँ ना, वो वही करती है। खाना भी मेरी पसंद का ही बनाती है। कभी भी अपने मायके वालों की तारीफ नहीं करती है। भगवान ने ऐसी लड़की बहुत कम बनाई है। जितनी भी बनाई है उनमें से एक तो मेरे घर में ही आ गई है। वैसे ये सब छोड़ो, अपनी बता, तू कैसी है? मैं तुझे क्या ही बताऊं, अपने बेटे के आगे पीछे घूम घूम कर मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतनी बार मना चुकी हूँ कि शादी के लिए मान जा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो वो भी बता दे, लेकिन वो है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। हमेशा यही बोलता है कि अभी मेरी कोई उम्र नहीं है, जब शादी का मन होगा तब मैं बता दूंगा। अब ये कोई बात थोड़ी ना होती है, शादी की उम्र बस कुछ ही होती है, किसी के लिए रुकती भी नहीं है। एक बार चली जाए तो फिर भूल जाइयो, लेकिन उसे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। हमेशा मैं उसे समझाती रहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है और ना ही मेरी बात समझने की कोशिश करता है। अब वही होगा जो वो चाहता है, मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बच्चों की मर्जी के आगे हम क्या ही कर सकते हैं। मेरे बेटे को ही देख ले, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। मैंने तो हाथ खड़े कर लिए हैं। मैंने तो सोच ही लिया था कि अब हो गया मेरा बेड़ा गर्क। अगर लड़की अच्छी नहीं हुई, अगर लड़के को घर का काम करना नहीं आएगा, तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो बहुत किस्मत वाली निकली। मुझे तो इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। वो तो पूरा घर संभाल लेती है और साथ साथ मेरे बेटे को भी संभाल लेती है। मेरे बेटे ने लव मैरिज तो करी है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की लेके आया है। मैं तो तैयार हूँ अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन अगर मैंने किसी घर में उसकी शादी का रिश्ता चलवाया और क्या ही पता वो मना कर दे। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 बार उसे और बोल दूंगी, अगर उसने मना किया तो छोड़ ही दूंगी। जो करे वो, उसका मन। मैं तो माँ हूँ, मुझे चिंता होती है, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं उसे पता नहीं क्या ही कह रही हूँ। अरे ऐसे मत बोल, क्या पता उसने अपने लिए लड़की देख रखी हो और कुछ सोच समझ के वो तुझे ना बता रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़की ने बोला होता है कि अपने घर पे उसके बारे में ना बताने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि तेरा बेटा शादी करेगा ही नहीं। और आजकल के दिन तो शादी के ही चल रहे हैं। घर में बहू आएगी तो तुझे थोड़ा सोचना चाहिए अपने बेटे के बारे में। अब वही घर में कमाने वाला है, कुछ तो सोच समझ के ही ऐसा कर रहा होगा ना वो। बस मैं यही सोच के चुप हूँ कि वो पक्का कुछ सोच के ही मना कर रहा होगा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आ ही रहा होगा। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तेरी बहू आ गई है और तेरी बहू बहुत अच्छी है। भगवान तेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी ना दे और ऐसे ही तेरी और तेरी बहू में बनती रहे हमेशा। सुधा अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सोचती है, लेकिन उसका बेटा हर बार मना कर देता है। इसीलिए खुद भी वह पूछना छोड़ देती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा का बेटा अंकित उसके पास आता है और बोलता है। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, हमेशा कहती थी कि शादी कर ले, घर में बहू ले आ। तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहोगी ना, कर लूँगा शादी। अचानक से तुझे क्या हुआ? मैं तो तुझे इतने टाइम से बोल रही थी बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, लेकिन जब तो तेरी बात समझ में नहीं आई और आज तो अचानक से आके बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, वो क्या है ना, एक जॉब है, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था, तो वो लग गई तो शादी के लिए तैयार हो गया। अगर वो जॉब नहीं लगती तो मैं शादी करने के बारे में सोचता भी नहीं। अंकित के कहने के बाद सुधा लड़कियां देखना शुरू कर देती है और कई सारी लड़कियां देखने के बाद सुधा अपने बेटे के लिए पारुल नाम की एक सुंदर लड़की को चुन लेती है। और उसके परिवार वालों से बात करने के बाद
उन दोनों की शादी करवा देती है। पारुल ससुराल में आने के बाद पूर्ण रूप से अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन पारुल अंकित से लड़ाई करते हुए बोलती है। जब आपने बोला था कि आज हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे तो मना क्यों करा आपने? आपको पता है ना, शादी के बाद अभी तक हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि हम कहीं जाएंगे घूमने, लेकिन आपने ये भी मना कर दिया। यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थकान हो रही है मुझे। अगर जाने के लायक होता ना तो मना नहीं करता। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, थोड़ा सा टाइम मिला तो रेस्ट करने के लिए घर पे आ गया। और अब तुम कह रही हो कि चलते हैं घूमने, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। एक काम करते हैं, किसी और दिन चलते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर सुधा वहां आती है और बोलती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। कोई बताएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अब आप ही देखो ना माँ जी, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज हम दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे, और आज जब हमारे जाने का समय हुआ तो ये आगे से आके मना कर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। आपको पता है मैं सब कुछ अच्छे से करती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, घर संभाल रही हूँ, आपको देख रही हूँ। कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की और ना ही कभी कुछ मांगा, और आज हम बाहर जाने वाले हैं, पर उन्होंने उस बात पे भी मना कर दिया। अब मुझे इस बात पर गुस्सा आएगा कि नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, थकान हो रही है। मुझे भी तो घर के काम करके थकान हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ कर रही हूँ ना। बहू, मैं जानती हूँ कि तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुम दोनों बाहर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन उसकी भी तो थोड़ी तबीयत खराब है ना, उसका भी तो ख्याल रखो ना। देखो बेचारे की शक्ल कैसे मुरझाई सी हुई है। वहाँ पर जाओगे और अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई नहीं, तुम दोनों कल चले जाना, मैं खुद बोल रही हूँ। तुम दोनों को दोबारा भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। सुधा के कहने पर पारुल भी अब कुछ नहीं बोलती और वह बात वहीं खत्म हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। अंकित पारुल की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता, जिस वजह से पारुल हमेशा ही उस पर गुस्सा करती रहती है। माँ जी, आज फिर उन्होंने हद कर दी। आपने कहा था ना ये मेरी बात मानते हैं, कहाँ मानते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए पैड ले आना। अब माँ जी इस बात पर मुंह मत बनाना, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी और वो भी नहीं लेकर आई ये। बहू, मैं मुंह नहीं बना रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ, इतनी सी बात को जाने दे, कोई बात नहीं, उसके दिमाग से निकल गया होगा। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अभी जाके मैं तेरे लिए पैड लेके आती हूँ। और इतना तो पति पत्नी के बीच में होता ही रहता है, जाने दे बहू, कोई बात नहीं। सुधा अक्सर ही अपने बहू बेटे की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन अब पारुल लड़ाई की सारी हदें पार कर देती है। कुछ दिनों बाद पारुल की तबीयत ठीक नहीं होती है और अंकित उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पारुल जब ठीक हो जाती है तो उसे अंकित पर बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने उसे बुलाती है और बोलती है। आज सच में बहुत ज़्यादा ही हो गया माँ जी, मैं अब तक जाने दे रही थी लेकिन अब नहीं। आज मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तब भी अंकित को मेरी परवाह नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं इस बात को जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं मायके जा रही हूँ। अगर आप लोगों को इस बात को जाने देना है तो अंकित को बदलना पड़ेगा और वो मुझे मायके लेने आएंगे। पारुल इतना बोलकर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद अंकित को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी से माफी मांगकर हंसी खुशी उसे उसके ससुराल वापस ले आता है। इशिका सुबह सुबह अपनी नंद मिहिका का लंच पैक करते हुए खुद से बोलती है, ना जाने मैडम के कितने नखरे हैं। जब इसकी शादी होगी ना और खुद भाभी बनेगी तब पता चलेगा भाभी पर ऑर्डर मारना क्या होता है। ये बना दो वो बना दो, सारा दिन उसके चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। कॉलेज तो ऐसे जाती है जैसे किसी फैशन कंपटीशन में जा रही है। इतना बोलकर इशिका फटाफट से मिहिका का लंच पैक कर देती है। तभी मिहिका अपने कमरे से रेडी होकर आती है और बोलती है, भाभी आपने मेरा लंच रेडी कर दिया? कर दिया है, ये लो। ओ शिट भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो इस लंच की नीड नहीं है मुझे। थैंक यू फिर भी। इतना बोलकर मिहिका निकल जाती है। उसकी बात सुनकर इशिता गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
इशिका की सास अनीता अपने हाथ में कुछ लड़कों की फोटो लिए अपनी बहू के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा ये लड़के तो देख, कौन सा अच्छा लग रहा है। तेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। ये सभी के सभी अच्छे घर से और नौकरी वाले हैं। माँ जी मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए ना, क्या पता उसने कोई पहले ही पसंद कर रखा हो। अरे बहू, तो ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है माँ जी, आप एक बार ननद जी से तो पूछ लीजिए वह शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं, तभी तो हमारे लड़के देखने का कोई फायदा होगा। इतना कहकर इशिका चली जाती है और अनीता मिहिका से बात करती है। मिहिका का घर वालों की पसंद से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर इशिका खुशी से खुद से बोलती है, अरे वाह, अब तो मैं जल्दी से इसके लिए कोई लड़का पसंद करूंगी। उसके बाद ये घर से चली जाएगी और इसकी विदाई पर तो मैं पार्टी करूंगी, पार्टी। आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत जो चली जाएगी, जब अपने ससुराल जाएगी तो इसे अक्ल आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मिहिका के लिए क्षितिज नाम के एक लड़के को पसंद किया जाता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करने के बाद मिहिका और क्षितिज की सगाई कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मिहिका क्षितिज से बात कर रही होती है, तभी इशिका बोलती है, ननद जी, सारा दिन अपने होने वाले पति से फोन पर बातें ही करती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? और घर संभालना कब सीखोगी आप? शादी को थोड़ा ही वक्त रह गया है। अरे थोड़ा रसोई के काम में हाथ बटाया करो ताकि ससुराल जाकर आपको दिक्कत ना हो। भाभी आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैनेज में कर लूंगी। मैं देखकर सब कुछ बना लूंगी। बना तो लेंगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन सी चीज क्या है। सारी चीज तो आप मुझसे करवाती हैं। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हैं। ससुराल में आपकी सास आपका खून पिएंगी। भाभी, मेरी सास कोई ड्रैकुला नहीं है और ना ही मैं ड्रैकुला हूँ। समझ आई बात? आपको काम नहीं करना होता तो साफ साफ मना कर दिया करो, बिना मतलब के प्रचार मत किया करो। अजीब है, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी को कुछ अच्छा कहे तो भी उन्हें बुरा लग जाता है। भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए, फिर तो मेरा हर दिन डिस्को होगा। हर दिन बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर रोज पार्टी करूंगी मैं इस आफत के जाने की खुशी में। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। इशिका और मिहिका का किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से मुंह बना ही रहता था। ऐसे ही एक दिन अनीता पंडित जी को घर बुलाती है। पंडित जी मिहिका और क्षितिज की शादी की तिथि निकाल रहे होते हैं। तभी इशिका अपने मन में बोलती है, भगवान, सुख के दिन आने में और कितना वक्त लगेगा। ना जाने कब तक इस जहर को और पीना पड़ेगा। अरे पंडित जी, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी। शादी की डेट जल्दी से निकाल दीजिए। पंडित जी 1 महीने के बाद मिहिका और क्षितिज की शादी की तारीख निकाल देते हैं, जिसे सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अनीता बोलती है, लो भाई, तैयारी शुरू कर दो, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। अब तो बेटी पराई हो जाएगी। पढ़ाई क्यों माँ, इसी घर की ही रहूंगी। ज्यादा याद आई ना तो क्षितिज को लेकर यहीं आ जाऊंगी। उसे बोल दूंगी कि आप घर जमाई बन जाओ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। शादी करके भी हमारा पीछा मत छोड़ना, यहीं चिपकी रहना और हमारी छाती पर मूंग दाल डलना। भाभी, आपको हर बात में अपना मुंह चलाना ज्यादा जरूरी होता है क्या? जाकर अपना काम नहीं कर सकती? आपको तो वैसे भी बहुत चुभती हैं बातें। आप तो चाहती हैं कि मैं जल्दी से चली जाऊं यहाँ से। अरे ननन जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। ऐसे ही मिहिका अपने ससुराल ले जाने वाले बैग पैक कर रही होती है। तभी इशिका वहाँ एक साड़ी लेकर आती है और बोलती है, ननन जी, ये वाली साड़ी रख लीजिए, आप पर अच्छी लगेगी। शादी के बाद अपने पहले रसोई की रस्म में पहन लेना इसको। आज चांद कहाँ से निकला है? आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो? कमाल हो गया। वो क्या है ना ननन जी, अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस घर में और मेहमानों की मेहमान नवाजी तो करना बनता है ना। रख लो, ये भी रख लो। और कुछ चाहिए मेरे कलेक्शन में से तो आप वो भी ले लेना। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। मिहिका की बात सुनकर इशिता वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे शादी के दिन पास आ रही थी। इशिका की खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही घर में संगीत की रात आती है। सभी लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं। तभी एक औरत बोलती है, अरे लड़की की भाभी भी तो कुछ गाए, आखिर एक लौती ननद है। चल इशिता, अपनी ननद के लिए कोई गाना गा दे अच्छा सा और नाच के भी दिखा दियो।
अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आता गाना। अरे आता नहीं है तो चल कोशिश तो कर ले एक बार, चल गा। मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी। अरे मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी। मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी। मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी। इशिता का गाना सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी इशिता बोलती है, वो मुझे आता नहीं है ना, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ भी गा दिया। आप लोग ही गा लो। भगवान क्या हो रहा है, लगता है मैं खुशी से कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई हूँ। बात बात पर मेरी जुबान से एक ही बात निकल रही है, कंट्रोल इशिता कंट्रोल। इतना कहकर इशिता वापस से गाना बजाने में मस्त हो जाती है। दिन गुजरते हैं और आखिरकार मिहिका की शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनी मिहिका को क्षितिज के साथ फेरे लेने के लिए मंडप में लाया जाता है। तभी अनीता इशिता से बोलती है, पता ही नहीं चलता कि लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं। बेटा एक दिन तुझे ब्याह कर कर यहाँ लाए थे और आज अपनी बेटी को ब्याह कर कर दूसरे के घर भेज रहे हैं। ना जाने मेरी बेटी ससुराल में कैसे रहेगी। भगवान बस हमेशा उसे खुश रखें। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी तो लड़के हक लेने वालों में से है। अपने सास ससुर को तो ये भीगी बिल्ली बनाकर रखेगी और पति का तो भगवान जाने क्या होगा। इतने साल में इसके साथ रही हूँ, आज तक इसकी मेरे साथ तो बनी नहीं, ससुराल वालों के साथ क्या खाक बनेगी। बस आप दुआ करो कि ये कहीं ससुराल छोड़कर मायके में ना आ जाए। बहू तू तो अपना मुंह बंद ही रख, जब चली जाएगी ना तब तुझे सबसे ज्यादा याद आएगी इसकी। कहीं ना माँ जी, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तो मैं जमकर पार्टी करूंगी। आखिरकार आज मेरी ननद की विदाई जो है, खुशियों की लॉटरी लगने वाली है मेरी। देखते ही देखते मिहिका और क्षितिज की शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद मिहिका क्षितिज के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही इशिता फटाफट से अपने कमरे में जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने सर पे रख के नाचते हुए बोलती है, आज मेरी ननद की शादी है, आज मेरी ननद की शादी है। अरे इसकी विदाई होगी, आज मेरी ननद की शादी है। अब तो मैं खूब पार्टी करूंगी, खूब। इशिता के गाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में सास जाती है और बोलती है, बहू तू ये क्या कर रही है? पार्टी कर रही हूँ अपनी ननद की विदाई की। आ जाओ आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बंद कर अपना ये नाच गाना। अरे आज तो मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी। माँ जी खूब नाचूंगी। आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है, पार्टी करनी है पार्टी। इशिता ऐसे ही पागलों की तरह नाचती रहती है और अनीता बेचारी वहाँ से चली जाती है। मिहिका के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो इशिता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिहिका की कमी सताने लगती है। वहीं मिहिका को भी अपने ससुराल में जब जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो उसे अपनी भाभी की याद आती है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी पछतावा करती हैं। मिहिका जब पहली बार अपने मायके आती है तभी इशिता भागकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आप आ गई? आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद आपकी विदाई की पार्टी तो की, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आपसे चिक चिक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। जानती भी हो कितनी अकेली सी हो गई थी मैं। भाभी मुझे भी आपकी बहुत याद आई। जब मैं खुद जिम्मेदारियों को संभालना सीखी, मुझे तो समझ आया कि आप इतना सब कुछ कैसे अकेले संभालती थी। मैं बस आपको सुनाती रहती थी। सॉरी भाभी। लो कर लो बात। इन नंद भाभी की जोड़ी भी कमाल की है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अनीता की बात सुनकर मिहिका और इशिता हंसने लगती हैं। इस तरह मिहिका की शादी के बाद इशिता और मिहिका का नंद भाभी का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है। निधि रात में सो रही होती है, लेकिन जब निधि की सुबह आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिस्तर गीला है। बिस्तर गीला देखकर निधि बहुत डर जाती है। ये क्या, आज फिर बिस्तर गीला कर दिया मैंने। निधि आज तो माँ तुझे मार ही डालेंगी। हे भगवान, मेरी ये बिस्तर गीला करने वाली आदत एक ना एक दिन ना मुझे घर से ही बाहर जरूर निकलवा देगी। रोज बिस्तर गीला करती हूँ और आज भी माँ ने ये देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। इससे पहले माँ यहाँ आए मैं यहाँ से बिस्तर ही हटा देती हूँ। ना रहेगा बिस्तर, ना होगा माँ को मुझ पर शक। निधि डर जाती है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से बिस्तर हटा देती है। कुछ देर बाद निधि की माँ भावना कमरे में निधि को उठाने आती है तो वो बिस्तर नहीं देखती और सुबह सुबह निधि भी जल्दी से नहा लेती है।
ये देखकर निधि की माँ हैरान हो जाती है। अरे आज सूरज कहीं और से निकल गया क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तूने इतनी सुबह सुबह ही नहा लिया और ये बिस्तर कहाँ गया तेरा? माँ वो मैंने बिस्तर को छत पर रख दिया। अभी थोड़ी देर में धूप आएगी तो बिस्तर को भी लग जाएगी ना। वैसे बिस्तर को भी हफ्ते में एक बार धूप लगानी चाहिए। अच्छा जी, ये ज्ञान तुझे अचानक से कहाँ से आ गया? पहले तो तू कभी भी बिस्तर ऊपर नहीं रखती थी। माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञान आज आया है तो आज ही उपयोग में ले आओ ना। और वैसे ये तो कल रात में जब रील देख रही थी ना, तब पता चला था कि ऐसा करना अच्छा होता है। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुझे भी अपनी चिंता है। और ये बात नहीं बताई तूने कि आज तूने इतनी जल्दी कैसे नहा लिया? गर्मी में तो तू रोज नहाती नहीं है, फिर ठंड में चमत्कार कैसे हुआ? माँ आपको तो हर चीज से परेशानी है। आज जब मैंने जल्दी उठकर नहा लिया तो भी आप इतने सवाल जवाब कर रही हो, और जब मैं कुछ ना करूँ तो मुझे ताने दे दे के मुझे सुनाती रहती हो। मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ। वो तो तुझे आज पहली बार सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार देखा है ना, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए पूछ लिया। माँ कभी कभी अपनी आंखों पर विश्वास कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और हाँ, आज मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लिया है। मैं भी यही सोच रही थी कि अब बड़ी हो गई हूँ मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुझे ऐसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब नहा लिया है तो चल चल कर खाना खा ले। मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठो और नहा धोकर नाश्ता करो, वो भी आलू के पराठे। निधि इस बार अपनी माँ से बच जाती है और बिस्तर गीला करने वाली बात अपनी माँ से छुपा भी लेती है, और निधि ऐसे ही रोज करने लग गई थी। कुछ दिनों के बाद निधि रात में अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि तभी भावना आती है। आज मैं भी तेरे साथ तेरे ही कमरे में सोऊंगी। लेकिन क्यों माँ? आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी फिर रात में। बाहर ठंड देख रही है कितनी हो रही है, और हम घर में 2 लोग ही रहते हैं। अब वो 2 लोग भी अलग अलग कमरे में सोने लगे तो ठंड से कांप कांप कर ही मर जाएंगे। माँ आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो एक और कंबल ले लो ना, लेकिन मेरे साथ मेरे कमरे में मत सो। वहाँ सोने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आपको भी जल्दी नींद नहीं आने वाली है ना। जब तू छोटी थी ना तो तुझे मेरे बिना नींद ही नहीं आती थी, इसीलिए मैं तुझे सुलाने के लिए यहाँ तेरे साथ ही तेरे कमरे में सोती थी। और तू बोल रही है कि मुझे नींद नहीं आएगी। अरे बड़े आराम से आएगी। लेकिन माँ मुझे आपके साथ नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना मेरे साथ? अब तो तेरे ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत भी छूट गई है। इस बार ठंड में शुरू में ही बिस्तर गीला किया था, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है ना। माँ मुझे रात में पढ़ाई करनी होती है, और आप यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी? दिन में तो तुझसे किताब खोली नहीं जाती और चली है तू रात में पढ़ने। चल, तुझे अगर पढ़ना है तो पढ़ लियो, मैं शांति से सोई रहूंगी। अब तो ठीक है ना, लाइट भी जला सकती है तू। निधि बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब उसकी माँ भी उसके साथ सोने वाली थी, इसीलिए निधि रात भर पढ़ाई ही करती रहती है, सोती ही नहीं। सुबह जब भावना की आँख खुलती है तो वो निधि को देखती है। तू रात भर क्या पढ़ाई ही करती रही? तू सोई क्यों नहीं? माँ मेरे एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तू तो बहुत समझदार हो गई है। वैसे निधि बेटा, तेरे बिस्तर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, जैसे किसी ने सूसू किया हो? तू तो अब बिस्तर गीला भी नहीं करती है। वो माँ पहले की ही बदबू है, अब तक गई ही नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे चली जाएगी। निधि अपनी माँ को बहुत ही आसानी से अपनी बातों में उलझा लेती है। कुछ दिनों के बाद भावना की बहन सुजाता घर आती है और सब लोग बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। भावना, अब तो मैं 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए आई हूँ। अब तो सर्दियाँ यहीं बिता कर जाऊंगी। तू तो बस मुझे मेरा कमरा बता दे कौन सा है। इतने तो कमरे नहीं है, लेकिन दीदी आप एक काम करो, आप निधि के कमरे में सो जाओ। मेरे कमरे में क्यों माँ? आप अपने कमरे में सुला लो ना मौसी जी को। निधि, मेरा तो सिंगल बेड है, उसमें हम दोनों बहनें कैसे सो पाएंगी? तेरा तो है ना बड़ा बेड, वहाँ दीदी आराम से सो जाएंगी। जा, नया चादर बिछा दे। निधि को अपनी माँ की बात माननी पड़ जाती है और अब सुजाता निधि के साथ उसके कमरे में सोने आती है। 1-2 दिन तो निधि डर के मारे सोती ही नहीं, लेकिन बिना नींद के निधि रह नहीं पा रही थी, इसीलिए सो जाती है।
और नींद में ही फिर से निधि बिस्तर गीला कर देती है। सुजाता को जब पता चलता है कि बिस्तर गीला है तो वो तुरंत ही भावना को बुलाती है। अरे भावना, देख तेरी बेटी ने क्या किया, पूरा बिस्तर गीला कर रखा है। इतनी बड़ी हो गई है ये, अब भी बिस्तर गीला करती है। तूने कुछ समझाया है या नहीं अपनी बेटी को? सुजाता के चिल्लाने से निधि की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ मौसी जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि तेरे साथ सोकर मैंने पाप किया था। तू बिस्तर गीला करती है ना? पता नहीं मुझे कि बिस्तर गीला कैसे हो गया, मैं तो सो रही थी। बस सोती ही रहे, वही तो मैं सोचूं, इस महारानी के इतने रंग ढंग क्यों बदले हुए हैं आजकल। रोज बिस्तर गीला कर देती है और धूप में सुखा देती है ताकि ना पता चले, पागल समझाए ना हमें। माँ सच में मैं जानकर नहीं करती हूँ बिस्तर गीला, मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब नींद में बिस्तर गीला हो जाता है। मैं अपनी इस हरकत को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्या माफ कर दो? अरे तू तो कहीं बाहर ले जाने लायक भी नहीं है। कल को तेरी शादी हो गई, तू तो वहाँ भी मेरी नाक कटवा देगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी तू। माँ आप क्यों? चुप, अब एक और शब्द बोल दिया ना तो तेरी यही खाल खींच लूंगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई है और अब भी ये सब करती है। अरे भावना बस, अगर ऐसे ही बच्ची को मारती रहेगी तो वो झूठी बोलेगी ना। दीदी आप अब भी इसकी तरफदारी कर रही हो। देखा ना आपने इसने क्या किया है। इसे खुद तो शर्म आती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे तो शर्मिंदा होना पड़ता है ना। हाँ तो ये ऐसा क्यों कर रही है? बिस्तर क्यों गीला करती है? कभी जानने की कोशिश की है तूने, या फिर कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर गई है? आखिर इसकी परेशानी क्या है? अब इसका इलाज डॉक्टर थोड़ी करेंगे। क्यों नहीं? जरूरी नहीं है कि ये जानकर ही बिस्तर गीला कर रही हो, किसी की परेशानी भी हो सकती है। निधि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुझे कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन सुजाता निधि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाई दिलवाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके निधि की बिस्तर गीला करने की आदत छूट जाती है। और फिर सुजाता अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी भावना उससे कहती है, दीदी आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी की इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। भावना तू थोड़ा गुस्सा कम किया कर। अगर तू निधि से प्यार से बात करेगी ना तो वो सब कुछ बताएगी तुझे, और तू उसकी माँ है, तू ही उसे ठीक कर सकती है। सुजाता भावना को समझा कर जाती है और निधि की ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत को भी सुधार कर जाती है।